मेरा जन्म गांव में हुआ, पर कुछ ही सालों में मेरे माता पिता मुझे एक छोटे से शहर में ले आए। यहाँ मैंने उसे पहली बार देखा। वो मुझे पसंद आई, उसके प्रति सम्मान जगा, उससे प्रेम करने लगा और उसे पूजने लगा। वो मेरी देवी बन गई, मेरा पहला प्यार, मेरी प्रियतमा। वो मुझे अपने साथ संसार के अलग अलग देशों में नए नए स्थानों और घास के हरे भरे मैदानों तक ले गई। मेरे लिए उसका प्रेम शाश्वत था। हमारा ये प्रेम लंदन में फला फूला। हेलसिंकी में हमने शादी की और मेलबर्न में हनीमून मनाया। अपने प्रेम की ऐसी सघन अभिव्यक्ति कोई ऐसा प्रेमी ही कर सकता था जो प्रेम में आपाद मस्तक डूबा हो। इस कहानी में वो खुशनसीब देवी सरीखी प्रेमिका हॉकी थी और उसके प्रेम में पागल दीवाने थे भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर। वे ऐसा 1977 में अपनी आत्मकथा द गोल्डन हैट्रिक में लिख रहे थे। 11 साल के लंबे अरसे के बाद जब एक बार फिर वो मेरे पास आई तो पहले जैसी ही ताजगी से भरी और आकर्षक थी। इस बार वो मुझे कुआलालंपुर लेकर आई और हम एक बार फिर आसमां पर थे, लेकिन वो एक बार फिर गायब हो गई, इस आश्वासन के साथ कि वो वापस लौटेगी। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ओ मेरी परी सरीखी हॉकी। रोका अजीत पाल ने और असलम ने फिर गेंद हिट करनी चाहिए। गेंद मिली दोबारा, रिबाउंड होकर अशोक बने, फिलिप्स ने गेंद एक हाथ से ली, फिलिप्स गोल के पास बिल्कुल, और अशोक ने गेंद गोल में, लेकिन ये गोल नहीं हुआ। ऑफसाइड, गोल नहीं, गोल क्योंकि अंपायर ने एक हाथ से इशारा किया। भारत 2-1 से आगे। सुन ले और गेंद भारत के टीम में बाईं तरफ जहां पे वो चौकन है वहां पे पहुंच गया। अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। ये कुआलालंपुर की जीत की कहानी है। 1975 की इस विश्व विजेता टीम के बलबीर सिंह सीनियर मैनेजर और चीफ कोच थे। ट्रेनिंग कैंप में सारे समय वे टीम के साथ हॉस्टल में ही रुके। इस दौरान उनके पिता की मृत्यु हुई और पत्नी बीमार हुई, पर उन्होंने टीम का साथ नहीं छोड़ा। अंततः उन्होंने भारत को विश्व कप जिताकर भारतीय हॉकी को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया था। उसके बाद भारतीय हॉकी कभी उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंची जहां पर बलबीर सिंह देखना चाहते थे, और इसी इंतजार में उन्होंने इस नश्वर संसार को 95 साल की भरी पूरी उम्र में 25 मई को अलविदा कह दिया। इकतीस दिसंबर 1923 को जालंधर के हरिपुरा गांव में जन्मे बालक बीरा से बलबीर सिंह सीनियर बनने की कहानी जाने माने हिंदी कमेंटेटर और बलबीर सिंह की पंजाबी में लिखी जीवनी के हिंदी अनुवादक कुलविंदर सिंह कंग की जुबानी। मोगा में जहाँ रहते थे पास में एक स्कूल था, और स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो हॉकी खेला करते थे, और ये घर के बाहर बैठ के देखा करते थे और उनको हॉकी अच्छी लगने लगी थी। और 5 साल की उम्र में हॉकी स्टिक इनको मिली और उससे उन्होंने जो प्रैक्टिस शुरू की, मैदान पर धूप हो कुछ भी हो, अकेले दीवार के ऊपर शॉट मारते रहते थे। पहले तो नॉर्मल जैसे कपड़े की गेंद और डंडा होता था पेड़ का, उससे खेलते थे, लेकिन जब स्टिक मिल गई तो उसके बाद फिर उससे वो प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मोगा का जो बीरा कहलाता है, बलबीर को घर में बीरा बोलते थे, कि मोगा का बीरा एक दिन बलबीर सिंह सीनियर बन जाएगा। 1948 में जब लंदन में ओलंपिक हुए तो भारत उस समय तक आजाद हो चुका था। ऐसे में बलबीर का चयन भारतीय हॉकी टीम के लिए हुआ और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे आजाद भारत के ध्यानचंद बन गए। ध्यानचंद उनके आदर्श थे और उन्हीं की तरह वे भी लगातार 3 ओलंपिक खेले और 3 स्वर्ण पदक जीते। जाने माने खेल पत्रकार और जनवाणी के संपादक यशपाल सिंह। बलबीर सिंह सीनियर से ऊपर एक ही नाम आता है इस देश में, दादा ध्यानचंद। बलबीर सिंह सीनियर जैसे लोग भी युगों में पैदा होते हैं। आईओसी ने जो दुनिया की बेस्ट 16 ओलंपियन चुने, उनमें से एक बलबीर सिंह सीनियर चुने गए। उनके जैसा सेंटर फॉरवर्ड जब नाम चलता है तो सिर्फ ध्यानचंद आते हैं, तीसरा नाम कोई देश में हुआ नहीं। कितनी बड़ी उपलब्धि है और हम सबके लिए गर्व की बात है कि लोग ओलंपिक में खेलने के लिए तरसते हैं। और बलबीर सिंह सीनियर को देखिए आप, 3 ओलंपिक, 48 का लंदन ओलंपिक, 52 हेलसिंकी और 56 मेलबर्न ओलंपिक, और तीनों में गोल्ड। महानता की पराकाष्ठा है। 1975 में जिस चैंपियनशिप में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उसके भी मैनेजर और कोच बलबीर सिंह सीनियर थे। वे भारतीय हॉकी का दद्दा ध्यानचंद के बाद सबसे बड़ा नाम थे।
1964 के टोक्यो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य अली सईद। हम लोगों का कैंप लगता था, इंडिया कैंप, तो उसमें कभी कभी वो आते थे हम लोगों के साथ, उठना बैठना बातचीत, तो उसमें कुछ बातें वो बताते थे कि आप लोगों को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो इस तरह से आपका खेल इम्प्रूव होगा। तो बहुत सीनियर आदमी और बहुत अच्छे आदमी, 3 ओलंपिक खेला हुआ आदमी जो होगा, अब आप समझ लें मतलब कितना अच्छा होगा। आखिर उनके खेल की क्या खासियत थी जो उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी बनाती थी? जाने माने कमेंटेटर और खेल पत्रकार संजय बैनर्जी। बलबीर सिंह सीनियर साहब की सबसे बड़ी विशेषता आप कहें तो वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड्स में उनका शुमार था। उनकी तरह का सेंटर फॉरवर्ड बहुत बिरले पैदा होता है, और जिस तरह की उनकी शैली है, जितने आक्रामक हुए हैं, उनका जो ओलंपिक में के फाइनल में जो गोल करने का रिकॉर्ड है, और वो आज तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इस तरह का सेंटर फॉरवर्ड मिलना किसी भी देश के लिए सचमुच सौभाग्य की बात है। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पासेस बहुत अच्छे देते थे। वो एक टीम मैन थे, वो पासेस में यकीन करते थे और छोटे छोटे मूव बिल्ड करते थे पासेस दे करके, ताकि टीम गोल कर सके। तो टीम मैन थे, और ये उनकी एक सबसे बड़ी खासियत थी। उनमें गोल करने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने 8 ओलंपिक मैचों में 22 गोल किए। फाइनल में किसी एक खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक गोल किए जाने का उनका 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक का 5 गोलों का रिकॉर्ड आज तक अजेय है। ओलंपियन अली सईद। उनका गोल स्कोरिंग का जो पॉइंट था वो बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है जिसके खिलाफ बलबीर सिंह खेले हो और उन्होंने गोल ना मारा हो। फाइनल में भी पाकिस्तान के खिलाफ उन्हीं का गोल था। बलबीर सिंह के लिए 1948 का ओलंपिक बहुत मायने रखता था। यहां उन्होंने अपने पहले ही मैच में अर्जेंटीना के विरुद्ध 9-1 से जीत में हैट्रिक सहित 6 गोल किए। ये 23 साल के युवा के लिए स्वप्न सरीखी शुरुआत थी। फिर ब्रिटेन के विरुद्ध फाइनल में पहले ही हाफ में उन्होंने 2 गोल किए और 4-0 से हराकर भारत ने लगातार चौथा ओलंपिक गोल्ड जीता। ये जीत क्यों महत्वपूर्ण थी? कुलविंदर सिंह कंग। जब भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम में खेलना शुरू किया तो अंग्रेज कभी ओलंपिक नहीं खेली। पहले दोनों वही खेली थी 1908 और 1920 की, लेकिन जब भारत ने खेलना शुरू किया तो इंग्लैंड ने खेलने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये हमारी कॉलोनी है, हम इसके खिलाफ कैसे खेल सकते हैं। तो 28, 32 और 36 में इंग्लैंड ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इंग्लैंड 1948 में खेला जब उनके यहाँ लंदन ओलंपिक हुआ, और वहां पर पहली बार जब भारत के साथ खेला, भारत एक आजाद देश था और भारत ने फाइनल में जो 4 गोल से पराजित किया, उसमें शुरुआत के 2 गोल बलबीर सिंह के थे। 1948 का गोल्ड उनके जीवन का सबसे बड़ा मोमेंट था। खेल पत्रकार यशपाल सिंह। बलबीर सिंह सीनियर बोले कि मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा 1948 लंदन ओलंपिक था, जब हमने गोल्ड जीता और हम विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हुए और राष्ट्रगान बजा, और हमने गोरों के देश में जिनकी हमने बरसों गुलामी झेली, गोल्ड मेडल जीता और हॉकी के चैंपियन बने। और फिर मुस्कुराते हुए कहा कि हमने गोरों से लगान वसूल कर दिया। वे खुद कहते हैं कि उस खुशी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। That joy, that happiness can't be explained. It can be experienced. I was thrilled. I was at the top of the world. And the Olympic, the national anthem, Indian national anthem sounded sweet. Even now, that memory is still fresh in my mind. My first Olympics in 1948. इतने ऊंचे कद के खिलाड़ी होने के बावजूद वे एक बेहद सरल और सहज इंसान थे। अहंकार उन्हें छू भी नहीं गया था। ओलंपियन अली सईद। बहुत अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, और एक रिस्पेक्ट था उनके लिए कि भाई बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छे तरीके से वो हम लोगों को समझाते थे, वो हम लोग सब बातें उनकी सुनते थे। इस बात की तायद हर व्यक्ति करता है जो उनसे मिला था या उन्हें जानता था। खेल पत्रकार यशपाल सिंह। 2006 में ये मेरठ आए तो कार रुकती है, सीधे इतना बड़ा खिलाड़ी आ सकता है, इस तरह आ सकता है, कोई ताम झाम नहीं, कुछ नहीं, बहुत बेहद सरल था। वो आए तो जो कोच वगैरह थे तो वो लेके गए मैदान तक। ये उनका कमाल देखिए कि कहाँ मेरठ, कहाँ मोहाली, कहाँ अमृतसर। उन्होंने कहा कि यार तुसी कई इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं मेरठ में। उन्होंने पूछा कि भाई
कोच कौन है, फंडिंग कौन करता है, कैसे टीम ले जाते हैं, वो ये इतने बड़े लेवल का खिलाड़ी, इतना बड़ा जीनियस और इतने छोटे लेवल के खिलाड़ी से इस तरह सहजता से बात कर रहा है। यही बात कुलविंदर सिंह कंग भी कहते हैं। बहुत ही हम्बल इंसान जिसको कह सकते हैं, एक बेहतरीन इंसान, बहुत हम्बल तरीके से मैदान पर जो अंपायर के डिसीजन होते थे उनको वो स्वीकार करते थे। आप ये देखिए कि इतने अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी थे कि जितनी देर वो हॉकी खेले तभी किसी अंपायर ने उनको पीला या लाल कार्ड नहीं दिखाया। यानी कितने बेहतरीन खिलाड़ी थे और कभी उनके हाथ से स्टिक गिरी भी नहीं। अगर किसी दूसरे प्रतिपक्ष के खिलाड़ी की स्टिक उन्हें लगकर गिर गई तो खुद उठाकर उसको देते थे। खिलाड़ी गिर जाता था तो उसको खड़ा करने में मदद करते थे। यानी कि एक प्योर स्पोर्ट्समैनशिप उनके अंदर। अपने स्वभाव की इसी निश्चलता, सहजता और सरलता के चलते सरकार, देश या लोगों से बदले में किसी भी चीज की दरकार उन्हें महसूस नहीं होती थी। संजय बैनर्जी वो एक बहुत ही सरल, मृदुभाषी और कोई महत्वाकांक्षी इंसान नहीं थे और इसीलिए उन्होंने जो कुछ किया वो उससे बहुत संतुष्ट दिखते थे, बहुत खुश दिखते थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक म्यूजियम बनाने की बात की थी और इसके लिए उन्होंने अपना जो मेलबर्न ओलंपिक का ब्लेजर है वो दिया था। 100 के आसपास उनके कुछ बहुत ही दुर्लभ फोटोग्राफ्स थे वो दिए थे। 25-26 उनके मेडल्स थे और वो सब चीजें गुम गई, लेकिन उन्होंने उसको लेकर के कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं काटा क्योंकि वो उनकी आदत में नहीं थी, उनके नेचर में नहीं था। और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया देश ने उनका सम्मान किया। हो सकता है कि शोहरत में और कद में वो शायद ध्यानचंद जी के बाद नंबर 2 रहे, लेकिन इसका उन्हें कोई मलाल था ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं अपनी महान उपलब्धियों के लिए जिस सम्मान के वे हकदार थे वो उन्हें अपने देश में नहीं मिला। उनके जीवनीकार, कनाडा के खेल पत्रकार पैट्रिक ब्लेनर हॉसेट अ फॉरगेटन लीजेंड बलबीर सिंह सीनियर में कहते हैं वे भारत के महानतम खिलाड़ी थे जिन्हें उनके देश ने साया से भुला दिया। कुलविंदर सिंह कंग भी मानते हैं। बिल्कुल सही बात। दादा ध्यानचंद को भी नहीं मिला। आज पूरे हॉकी प्रेमी सब हड़ताल पे बैठे हैं या सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। पूरी दुनिया ने उनको सम्मान दिया, उनके नाम पर डाक टिकट जारी की गई, विदेशों में बहुत कुछ किया गया, लेकिन इस देश ने उनको वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। कम से कम पद्म भूषण या पद्म विभूषण बनता था और अब तो खेल रत्न बनता है, भारत रत्न बनता है। खेल पत्रकार यशपाल सिंह थोड़ी ज्यादा वोकल हैं। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि उनका आकलन उस तरीके से नहीं किया गया जिस महानता के वो ऊंचाई पर थे। आप दुर्भाग्य देखो कि बलबीर सिंह सीनियर को 57 में आपने पद्मश्री दिया और उसके अगले वर्षों में आपने उस महान, उस जीनियस, उस दिग्गज आदमी को सरकारों ने, खेल प्रतिष्ठानों ने सबने भुला दिया। उनकी डेथ के बाद अब आप कह रहे हैं कि हम मोहाली स्टेडियम को बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखेंगे। जीते जी सम्मान क्यों नहीं? जब मुंबई में गावस्कर स्टैंड हो सकता है, सचिन तेंदुलकर स्टैंड हो सकता है, तो ये सम्मान हम देते हुए क्यों चूक जाते हैं? जो बलबीर सिंह थे, बलबीर सिंह को उनका सम्मान तो दो। या पद्मश्री से आगे मतलब जो कोई अवार्ड के लिए अपेक्षा नहीं रखते थे बलबीर सिंह सीनियर? ये बड़े सवाल हैं। हम अपने महानायकों की कदर करना नहीं जानते, ये सच। जो भी हो, उन्होंने एक शानदार जीवन जिया, एक खिलाड़ी के रूप में भी और एक इंसान के रूप में भी। वे भारत के महानतम सार्वकालिक हॉकी खिलाड़ियों में से तो एक थे ही, बल्कि एक बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति भी थे और सही मायने में इंसान। वे कहते थे, मैं जन्म से सिख हूं, लेकिन कर्म और वैचारिक तौर पर सेकुलर और राष्ट्रवादी। ये एक सच्ची खेल भावना थी। वे भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की धरोहर थे, मार्गदर्शक थे और हमारी सबसे बड़ी पूंजी और थाती थे। उनका जाना भारतीय खेल जगत को कुछ और दरिद्र कर गया। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।